हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आइए, आज हम मध्य भारत के पर्वत श्रेणी और पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पीछे वाली वीडियो में हम पठार के बारे में बताए थे, कितने कितने प्रकार के हमारे भारत में पठार हैं। तो आइए आज फिर एक बार पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी के बारे में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हैं और इसके बाद फिर पर्वत श्रेणियों और मैदान के बारे में जानते हैं। तो आइए गाइस, तो सबसे पहले हम ये जानें कि मतलब पर्वत क्या होता है। ऐसे तो हम जान चुके हैं, पर्वत के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार देखते हैं कि पर्वत क्या है। तो पर्वत पृथ्वी की सतह से प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का जो शिखर होता है वह छोटा होता है, यानी कि सकरा होता है, और पर्वत का जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है। तो आइए एक बार हम करके देखते हैं कि कैसे। मतलब तो ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा सतह है पृथ्वी का, तो ये हमारा पर्वत है, ये हमारा आधार है और ये हमारा ऊपर शिखर है। तो शिखर जैसा कि देख रहे हैं कि ये सकरा है और ये जो हमारा आधार है ये हमारा चौड़ा है। तो पर्वत का जो ऊपर का भाग होता है वो सकरा होता है, यानी कि छोटा होता है, और इसका जो नीचे का जो रहता है, जो आधार है नीचे का, वो हमारा चौड़ा होता है, और पर्वत का जो शिखर होता है वह सकरा होता है, छोटा होता है। इसके बाद क्या होता है कि यह एक प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत की यह प्राकृतिक ऊंचाई है क्योंकि यह किसी मानव के बस की बात नहीं कि मानव इसको निर्माण कर सके। यह प्राकृतिक प्रदत्त है और यह प्रकृति के द्वारा निर्माण की गई है। इसके बाद क्या है कि जो पृथ्वी तल से इसकी जो ऊंचाई है वह 1000 मीटर से अधिक हो सकती है। 1000 मीटर से अधिक हो सकती है इसकी ऊंचाई। और इसके बाद जब हम ये पर्वत जब एक क्रम में, एक व्यवस्था के रूप में ऐसे ही आगे होते हैं और आगे जाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एक पर्वत श्रेणी के रूप में तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बनी आकृति को हम पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो ये हमारी पर्वत श्रेणी रहे। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि पहाड़ी क्या होती है। पहाड़ी कहते किसे हैं? तो पहाड़ी जो है वह पर्वत का ही एक छोटा रूप होती है। पहाड़ी जो है वह पर्वत का ही एक छोटा रूप होता है। इसका जो ऊपर का भाग है, यानी कि जो शिखर है, वह पर्वत से छोटा होता है, और जो नीचे का भी भाग है वह भी पर्वत के अनुसार, पर्वत के आधार से इसका जो होता है वह कम में होता है, छोटे में होता है। तो पहाड़ी पर्वत का लघु रूप होता है। इसका क्षेत्रीय विस्तार कम और ऊंचाई भी जो होती है वह 1000 से कम होती है। ऊंचाई इसकी जो पहाड़ी की होती है वह 1000 से कम होती है। तो इस प्रकार से बनी आकृति को हम पहाड़ी कहते हैं, जो कि पर्वत का एक छोटा रूप, 1000 मीटर से कम ऊंचाई, और नीचे का जो आधार है ये भी पर्वत के अनुसार ये छोटा रहता है, और ऊपर का भी जो होता है, जो इसकी ऊंचाई बहुत होती है, 1000 से अधिक होती है, लेकिन इसकी ऊंचाई जो पहाड़ी होती है उसकी ऊंचाई 1000 से कम होती है। इसके बाद आइए हम जानते हैं पठार को। पठार क्या होता है? तो पठार हमारा क्या होता है कि पठार पृथ्वी का वह विशिष्ट स्थल होता है जो अपने आसपास की भूमि से कुछ 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है, और वह कुछ 1000 की ऊंचाई तक जा सकता है। और उसका ऊपरी जो भाग है, जैसे ऊपरी जो भाग है इसका, वो समतल होता है, सपाट होता है। जैसे समतल सपाट, यानी कि जो मेज के आकार का हमारा होता है उसे हम पठार कहते हैं। जो हम पिछली वीडियो में हमारे भारत के लद्दाख के पठार, मालवा के पठार, दक्कन के पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना के पठार, दंडकारण्य का पठार, मतलब इन सब पठारों के बारे में हमने पढ़ा है। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे मध्य भारत का मैदान जो है, मैदान किसे कहते हैं? तो मैदान समतल भूमि का एक विस्तृत भाग होता है जिसकी ऊंचाई 200 मीटर से कम होती है। मैदान का 200 मीटर से कम ऊंचाई होती है। और यह जो समतल भूमि से, जैसे कि हमारा, आइए देखते हैं कि ये जो भाग है, तो ये हमारा ये जल हो गया और ये हमारा स्थल हो गया। तो ये हमारा
200 मीटर से अधिक ऊंचाई इसकी नहीं रहनी चाहिए। तो ये हमारा, उसे हम मैदान कहते हैं। जो धरती का जो समतल भाग का जो विस्तृत भाग है, बड़ा भाग है, 200 मीटर से कम ऊंचाई है, उसको हम मैदान कहते हैं। हमारे भारत में जो हमारे उत्तर भारत का जो मैदान का विस्तार है वह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैला हुआ है। और वह मैदान का जो क्षेत्र है वह सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। ये जलोढ़ मृदा इसमें बहुतायत है, जलोढ़ मृदा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका चौड़ाई विस्तार है, और इसका लंबाई जो है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक चौड़ा लगभग हमारा उत्तर भारत का मैदान है। इसके बाद आइए हम जानते हैं कि जो हम पर्वत पढ़े थे उसके बाद इसमें हम एक चीज़ छूट गया था, जो हमारा निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच, शिवालिक जो हमारी की बाहरी श्रृंखला है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला हमारा है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को, यानी कि शिवालिक के नीचे और ऊपर निम्न हिमाचल, इन दोनों के बीच में जो लंबवत घाटी है उसको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ प्रसिद्ध दून जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून इत्यादि इसमें आते हैं, मंसूरी, रानीखेत, तो ये सब पहाड़ी एरिया आते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं हमारे जो ये है अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी है। जैसा कि जानते हैं कि अभी हम बताएं कि ये हमारी पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रृंखला जिसे कहते हैं। तो जैसे इसमें आइए सबसे पहले हम अरावली श्रेणी को देखते हैं, जिसका हम वर्णन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। तो अरावली श्रेणी जो है हमारी, यह 570 मिलियन वर्ष प्राचीन और अवशिष्ट प्रकार की ये हमारी अरावली श्रेणी है। और इसका जो विस्तार है अरावली श्रेणी का, हमारे गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में है। और इसकी जो लंबाई है अरावली श्रेणी की, यह 800 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी हमारी 800 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इसका आरंभ गुजरात के पालमपुर से होता है, गुजरात के पालमपुर से इसका आरंभ होता है, लेकिन इसका जो अंत होता है वह दिल्ली में मजनू टीला के यहाँ होता है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है वह गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू में पड़ता है, राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है, उदयपुर में। और ये गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर की ऊंचाई है। तो ये हमारी अरावली पर्वत श्रेणी जो कि बहुत ही प्राचीन श्रेणी है, इसके बारे में हम जाने। आइए इसके बाद हम जानते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है हमारे, विंध्याचल का 3 भाग है, जैसे विंध्याचल है, कैम्बूर श्रेणी इधर है, और इधर इसकी सर्वोच्च चोटी है पारसनाथ की चोटी। तो विंध्याचल का विस्तार, यह श्रृंखला बहुत पुरानी है और यह मोड़दार है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। विंध्याचल पहाड़ी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड में है। इसके बाद इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ भाग को हम भारनेर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले कुछ हिस्से को, जैसे ये है, तो इसको हम कैमूर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और इसके विंध्याचल के कुछ हिस्सों को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये है। तो ये पारसनाथ की पहाड़ी है। और इसके बाद आगे हम अभी सतपुड़ा के पहाड़ी की श्रेणी के बारे में जानेंगे। हाँ तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में 11% पर्वत है, 18% पहाड़ी, 28% पठार और 45% मैदान है। तो हमने अभी अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ के बारे में पढ़े। अब इसके बाद हम चलते हैं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी जो है वह 3 भागों में बटी है। पश्चिम में इसके भाग को राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है।
जो कि आइए देखते हैं कि ये जो हमारी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये महादेव और मैकाल, और इसके उत्तर और दक्षिण से, उत्तर से नर्मदा नदी और दक्षिण से ताप्ती नदी, पूर्व से पश्चिम की ढाल में होके गुजरात के खंभात में आके विलीन होती हैं। तो यह श्रेणी जो है यह दक्कन के पठार का ही एक भाग है। पश्चिम में इस श्रेणी को हम राजपीपला की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और मध्य प्रदेश में इस श्रेणी को हम, इसके भाग को महादेव की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद पूर्व में छत्तीसगढ़ में जो यह श्रेणी है हमारी, इसी का सतपुड़ा श्रेणी का ही यह भाग है, जिसको मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है वह है धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई पर है, और यह महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है जो कि धूपगढ़ पर्वत है। इसके बाद देख रहे हैं कि नर्मदा नदी इसके सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर से मतलब आई हैं, और ताप्ती नदी इधर से नीचे दक्षिण से, पूर्व से पश्चिम की तरफ खंभात की, गुजरात के खंभात की खाड़ी में आके ये गिर जाते हैं। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि अजंता के पर्वत श्रेणी, ये जो अजंता है महाराष्ट्र में है। तो यह अजंता की पर्वत श्रेणी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और यहाँ स्थित गुफाएं, जो महाराष्ट्र में स्थित गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। महाराष्ट्र की जो गुफाएं हैं वह अजंता की गुफाएं हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं बालाघाट पर्वत श्रेणी। तो ये जो है इसका फैलाव जो है हमारे कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, बालाघाट पर्वत श्रेणी का विस्तार, और यह गोदावरी और भीमा नदी को बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है। इसके बाद हम आते हैं, ये देखिए हमारी जो है सतमाला की पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत, ये दोनों भी हमारे महाराष्ट्र में ही हैं। इसके बाद बालाघाट पर्वत श्रृंखला जो है ये भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में ये विस्तार है बालाघाट पर्वत श्रेणी का। इसके बाद हम आते हैं नल्ला मड़ाई की पहाड़ी। ये है नल्ला मड़ाई की पहाड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, ऊपर से कृष्णा नदी आई है उत्तर से दक्षिण की तरफ, और इसके दक्षिण में नल्ला मलाई की पहाड़ी है। इसके बाद हम आते हैं जावदी पहाड़ी। ये है हमारा जावदी पहाड़ी। तो जावदी पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के उत्तर में है, तमिलनाडु राज्य के उत्तर में हमारी जावदी पहाड़ी है। इसके बाद नीलगिरी पहाड़ी है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है यह जहाँ पश्चिमी घाट, इधर के पश्चिमी घाट और इधर के घाट को हम, इधर के तट को पूर्वी घाट और इधर के तट को हम पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट कहते हैं। तो इस तट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, सह्याद्री के नाम से, और इस तट को हम पूर्वी घाट को पूर्वी घाट के तट से, पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। जहाँ ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ एक पहाड़ी होती है जिसको नीलगिरी के नाम से हम जानते हैं। ये नीलगिरी के नाम से हम, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। और इसका विस्तार आइए देखते हैं। तो इसका नीलगिरी का जो विस्तार है केरल, तमिलनाडु, केरल इधर हो गया हमारा, इधर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में इस नीलगिरी का विस्तार है। इसकी सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है, जो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और यहाँ टोडा जनजाति जो है निवास करती है। टोडा जनजाति का निवास है यहाँ पे। इसके बाद हम आते हैं, देखते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी। ये नल्ला मलाई की पहाड़ी और ये हमारी अन्नामलाई की पहाड़ी। तो ये हमारा, इसका विस्तार जो है ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, जो कि 2695 मीटर की ऊंचाई पे है, और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हम आइए देखते हैं कार्डमम पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ। तो ये हमारा कार्डमम की पहाड़ियों का विस्तार जो है केरल, तमिलनाडु में के राज्यों में विस्तार है इसका, और यह इलायची के लिए, इलायची की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, और इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इसके बाद ये जो हैं अंतिम पहाड़ियों के नाम से
प्रसिद्ध हैं। ये हमारी भारत की कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं, ये अंतिम पहाड़ियाँ हैं। इसके ऊपर हम आते हैं इधर मतलब पूर्व में, तो हमारी शिवराय की पहाड़ियाँ हैं जो कि तमिलनाडु में 50 वर्ग किलोमीटर में विस्तार में है शिवराय की पहाड़ियाँ। ये तो शिवराय की पहाड़ियाँ हो गई। अब आइए कुछ और पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे है मांडव की पहाड़ियाँ। ये मांडव की जो पहाड़ियाँ है गुजरात के काठियावाड़, यहाँ पे है काठियावाड़ तट, तो गुजरात के काठियावाड़ तट पे मांडव की पहाड़ियों का विस्तार है। इसके बाद आइए देखते हैं ये हमारा ये जो नामचा बरवा पर्वत है, तो ये जो हमारा है भारत के अरुणाचल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। इसके बाद जो हमारे अंडमान है, जो कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अंडमान की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है सैंडल पीक है। और इधर हमारा है जैसे यहाँ बंगाल की खाड़ी और इधर है हमारा अरब सागर, अरब सागर के नीचे हमारा है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी जो है उसका हम नार्चो के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे मध्य भारत के पर्वत श्रेणी और पहाड़ियाँ रहे मैदान। तो ये सब आप देखिए और इसको ध्यान करिए, और जो भी कन्फ्यूजन हो कमेंट करिए। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करिए। Please subscribe my channel.